Okay, started. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पोस्टमार्टम लिविडिटी और मैंने उसकी बेसिक्स आपको बताई थी कि पोस्टमार्टम लिविडिटी जो है वो हाइपोस्टेसिस भी कहलाती है, स्टैग्नेशन भी कहलाती है। और ये वो प्रोसेस है जिसमें आफ्टर डेथ टोनलेस ब्लड वेसल्स जो हैं वो लीकी हो जाती हैं और उनमें से फ्लूइड शिफ्ट होना शुरू कर देता है टिश्यूज में, और ग्रेविटी को फॉलो करता है। यानी जिस जगह पर ग्रेविटी का असर ज्यादा हो रहा होगा उस जगह पर ये कलरेशन और फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा। फिर इसकी एक इम्पोर्टेंस बताई थी कि ये टाइम सिंस डेथ का भी एक इससे अंदाजा और तखमिया लगाया जा सकता है कि 1 से 3 घंटे में बनना शुरू होता है, 6 से 8 घंटे में ये डेवलप हो जाता है और फिर 8 घंटे के बाद ये चेंज नहीं हो सकता। तो अगर पीएमएल डेवलप हो जाए और वो फिक्स्ड हो जाए तो हम ये कम से कम कह सकते हैं कि 8 घंटे मौत को हो चुके हैं। फिर हमने इसमें ये भी बताया था कि पोजीशन ऑफ द बॉडी को भी किसी हद तक ये प्रिडिक्ट करता है और कॉज ऑफ डेथ और मूड ऑफ डेथ को भी बताता है। आज इसके कुछ खास पैटर्न्स देखते हैं और कंडीशंस देखते हैं जिसमें पीएमएल के यानी पोस्टमार्टम लिविडिटी की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से डिस्कशन होगी। ये आपके सामने एक चार्ट है, इसको जरा सा गौर से देखिए। इसमें 3 से 4 बल्कि 5 कंडीशंस दी हुई हैं इसमें कि अगर पीएमएल इन कंडीशंस में डेवलप होती है तो पैटर्न क्या होगा। मसलन अगर बॉडी जो है वो कमर के बल लेटी हुई है यानी कमर के बल लाश मौजूद रही तो पोस्टमार्टम लिविडिटी कहां कहां डेवलप होगी। ठीक, तो आइए देखते हैं। PML will develop all over the body except over areas which actually comes in contact with the surface। देखिए PML मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रेविटी को फॉलो करेगी, लेकिन उस जगह पर जहां पर बॉडी सरफेस और सरफेस ऑफ अर्थ कांटेक्ट में होगा वहां PML डेवलप नहीं होगी। इसकी मिसाल ऐसी ले लीजिए कि फर्ज करें आप अपने अंगूठे को जमीन पर या हथेली को जमीन पर जोर से दबाएं तो क्या होता है, जिस जगह पर बॉडी सरफेस और सरफेस ऑफ अर्थ कांटेक्ट में आती है या हार्ड सरफेस से कांटेक्ट में आती है उधर सर्कुलेशन थोड़े अरसे के लिए जब तक कि वो कंप्रेशन रहता है वहां पर स्लो हो जाती है और पेरिफेरी उसके जो इर्द गिर्द के टिश्यू होते हैं वहां सर्कुलेशन बढ़ जाती है और आप जैसे ही प्रेशर हटाते हैं दोबारा सर्कुलेशन वापस आ जाती है। पीएमएल वो प्रोसेस है जो मौत के बाद हो रहा है और ग्रेविटी को फॉलो कर रहा है। तो जब सरफेस ऑफ द बॉडी या पार्ट ऑफ दैट सरफेस ऑफ द बॉडी दैट कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ द अर्थ और टेबल और व्हाटएवर द प्लेस वेयर द बॉडी इज लाइंग, वो सरफेस एरिया वो पार्ट जो है वो पीएमएल फ्री होता है, बाकी इर्द गिर्द में पीएमएल डेवलप हुई भी होती है। ये एक लॉजिकल सी बात है, कॉमन सी बात है और ये ऐसा होना नागुज़ीर है। ये समझ में आ जाती है बात कि जब हम एक जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी कि हथेली को अगर जमीन पर या दीवार पर प्रेस किया जाए तो उस प्रेस्ड एरिया से सर्कुलेशन थोड़ी सी स्लो हो जाती है। जाहिर सी बात है जो टिश्यू अंडर प्रेशर आता है वहां पर सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। और मौत के बाद पीएमएल में भी अगर ऐसे ही प्रोसेस देखने में आ रहा है तो उस जगह पर जहां पर बॉडी सरफेस कांटेक्ट में है, जो कांटेक्ट एरियाज हैं उधर पीएमएल डेवलप नहीं होगी, उधर फ्लैटनिंग हुई हुई होगी। स्किन टिश्यूज जो है वो चपटे हुए हुए होते हैं। और आपको पता है कि देखिए जिंदगी की हालत में तो टिश्यूज में इलास्टिसिटी बरकरार रहती है और आफ्टर कंप्रेशन जब मसल को या टिश्यू को उस प्रेशर से रिलीज दिया जाता है तो वो अपना ओरिजिनल शेप बरकरार कर लेता है, लेकिन डेथ के बाद ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एक बात या ये एक पैटर्न आपके समझ में आया? इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है ये बहुत। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट लेते हैं। बॉडी इन टाइट रैपिंग्स और लाइंग और ऑन अनइवन सरफेस और हैंगिंग, सॉरी अनइवन सरफेस। मसलन बॉडी को लपेट दिया गया, बॉडियों को कफन में लपेटा जाता है आपको पता है, ठीक है, लेकिन कफन एक ऐसी चीज होती है जो टाइट तरीके से नहीं बांधा जाता, उसको लूज रखा जाता है। सर आपकी लेकिन आवाज बहुत कट रही है, आई नहीं रही। अच्छा, आप लोगों के माइक्स बंद है? ओके, अभी कुछ बेहतर है?
नहीं नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल क्लियर आ रही है, शायद उसका इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप उसमें रिकॉर्डिंग में फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर बॉडी को रैप अप कर दिया जाए प्लास्टिक बैग में या किसी तरीके से टाइट तरीके से, तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जहां जहां वो रैपिंग्स, पट्टियां, प्लास्टिक बैंड्स लपेटे जाएंगे, उधर जो है प्रेशर डेवलप हो जाएगा, तो प्रेशर मार्क्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो पीएमएल अकर्स इन बैंड्स और स्ट्राइप्स कॉल्ड वेबिसेस, ठीक है, ऑफन अपीयरिंग एज ब्रूज ड्यू टू असॉल्ट और क्रिएटिंग कंफ्यूजन। अच्छा, अब क्या होता है, जब पट्टियां जिस जगह पर लपेटी जाती हैं जिस्म पर, उस जगह पैटर्न तो बनता ही बनता है, लेकिन बाज मर्तबा ये पैटर्न आगे चल के मैं और भी डिस्कशन करूंगा कि पीएमएल ब्रूस से भी मिलता है। यानी पोस्टमार्टम लिविडिटी के जो निशानात होते हैं वो चोट लगे हुए, अंदरूनी चोट लगे हुए जख्मों से भी मिलते हैं। ब्रूज हम कहते हैं अंदरूनी चोटों को या जेरे जिल्द यानी सबक्यूटेनियस इंजरीज को। कभी फर्ज करें, अगर आप गिर जाएं, टकरा जाएं, चोट लग जाए, तो बाज मर्तबा खून निकलता है जिल्द से, स्किन फट जाती है। बाज मर्तबा स्किन नहीं फटती लेकिन नील पड़ जाता है। ऑब्जर्वेशन रही होगी आप सब लोगों की, ठीक है। तो जो Yes, नील sir. पड़ता है ना, उसको कहते हैं ब्रूज। ओके, अब यहां पर एक इशारतन बात की जा रही है कि पीएमएल इन सर्टेन कंडीशंस, जब कोई खास किस्म का बैंड जिस्म पर लपेट दिया गया हो, पट्टियां लपेट दी गई हो मौत के बाद, या पट्टियां लपेट लपेट के उसका दम घोट दिया, ठीक है, ये भी ऐसा भी हो सकता है, ये टॉर्चर मर्डर्स कहलाते हैं। तो उसमें पीएमएल का क्या पैटर्न होगा और पीएमएल ब्रूस से कैसे मिल रही होगी, मुशाबियत कैसे आएगी? देखिए, पीएमएल में बताया कि एक्सट्रावेजेशन ऑफ फ्लूइड है फ्रॉम द ब्लड वेजल्स, ठीक है, ब्लड वेजल से ब्लड बाहर आ जाएगा टिश्यूज में। ब्रूज में भी क्या होता है, ब्रूज में चोट लगती है, वायलेंस होता है, एक वायलेंस, एक सिग्निफिकेंट फोर्स अप्लाई होती है बॉडी पर, और उससे भी ब्लड वेजल्स फटती हैं, लेकिन स्किन नहीं फटती। तो ब्लड वेजल्स जो फटकर अपना खून का अखराज करती हैं, वो जिल्द के नीचे सतह में यानी सबक्यूटेनियस टिश्यू में जमा होना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक रिजेम्बलेंस है पीएमएल से, लेकिन दोनों में फर्क होता है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब किया जाएगा तो ब्रूज वाले टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे, डब्ल्यूबीसीज मिलेंगे, ठीक है, एडिमा मिलेगा। ये दो तीन डिफरेंसेस हम पहचान सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, और फिर बता देते हैं कि नहीं जी, ये ब्रूस का निशान है और ये एक नेचुरल प्रोसेस पीएमएल का निशान है। पीएमएल इज अ नेचुरल प्रोसेस आफ्टर मॉलिक्यूलर डेथ, ओके, बट ब्रूस shows some sign of trauma or sometimes shows the violence, ठीक है, ये बात क्लियर होती है? Yes, sir. ठीक है। थर्ड कंडीशन देखते हैं, हैंगिंग। हैंगिंग का मतलब यह है कि गर्दन में फंदा डाला और फंदे को किसी सपोर्ट से ऊपर बांध दिया छत से और बंदे को लटका दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि गर्दन पर तो रस्सी के निशान बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जितनी देर बॉडी लटकी रहेगी, ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है ना, तो ग्रेविटी को फॉलो करते हुए डिपेंडेंट पार्ट्स में पीएमएल डेवलप हो जाएगा। तो पीएमएल खासतौर पे पैरों में, पंजों में, पिंडलियों तक पीएमएल डेवलप हो सकता है। तो ये बात लिखी हुई है, बिल्कुल सही है। और डिपेंडेंट लोअर लिम्स और हैंड्स और एक्सटर्नल जेनाइटल्स, ठीक है, ये सारा पेल्विक एरिया जो है, और ये डिपेंड कर रहा होगा कि कितने घंटे तक वो लटकी रही है लाश। 6 घंटे, सॉरी 6 से 8 घंटे तक अगर लटकी रही तो ये पीएमएल बहुत ज्यादा अच्छा वेल डेवलप हुआ होगा। लेकिन अगर 2 ही घंटे हुए तो शायद पीएमएल सिर्फ फुट तक मौजूद हो, अपर पार्ट्स या थोड़ा अपर लिम के लोअर लिम के अपर रीजन तक ना आया हो, घुटने तक ना आया हो, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होगा टाइम, और पीएमएल शोज द टाइम सिंस डेथ ऑल्सो, ये हम बात कर चुके हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि पहले मारा पीटा और फिर उसको लटका दिया, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी वायलेंस किया किसी शख्स पर, उसका मर्डर कर दिया और फिर उसको लटका दिया,
और एक फॉल्स पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई कि ये सुसाइड का केस है, यस बंदे सर, ने बिल्कुल हो खुदकुशी कर सकती ली। है। यस सर, हुआ ऐसा। ऐसा है ना, इविल जीनियस कई दिमाग यस होता सर। ही है, ऐसे ऐसे अटेम्प्ट्स करते हैं। तो उसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं, उसके भी कुछ फाइंडिंग्स होती हैं कि भाई अगर मारा पीटा तो जिस्म पर निशान होंगे। अब खुदकुशी करने वाला मारा पीटा तो पिटाई तो नहीं करेगा ना, खुदकुशी करने वाला तो हाईली डिप्रेस्ड स्टेट में ये कदम उठाता है, ऐसा ही है ना। यस सर। तो उसके जिस्म पर निशान नहीं होने चाहिए, एक एक बात। दूसरी बात, जब मारा पीटा और वो मर गया और फिर लटकाया, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो डेथ का कॉज होगा वो कोई वायलेंट पंच होगा, वायलेंट इंजरी होगी, फाइनल नॉक पंच होगा जिसके बाद वो मर गया, ठीक है। या हो सकता है गला घोट के मारा गया हो, ये भी यस पॉसिबल सर। है। खंजर घोप कर भी मारा जा सकता है। जो भी रीजंस होंगे हम उन रीजंस को तलाश करेंगे। ओके। हैंगिंग में क्या होता है, हैंगिंग में मेन एरिया ऑफ कंप्रेशन इज नेक, इसके अलावा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और फाइंडिंग नहीं आएगी। और इंटरनल जब पोस्टमार्टम करेंगे तो लंग्स में फाइंडिंग आएगी, इकाइमोसिस या पेटिकल हेमरेजेस मिलेंगे, कंजेशन मिलेगा लंग्स का। लेकिन अगर उसको खंजर घोप के मारा गया तो कोई कंजेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये फॉल्स केसेस भी पकड़े जाते हैं, बासानी पकड़े जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन है ड्राउनिंग। ड्राउनिंग मैंने आपको बताया था, डूब कर मर जाना, और खासतौर पे इन मूविंग वाटर और इन स्टिल वाटर दोनों की कंडीशंस बताई हुई हैं। हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि मूविंग वाटर में पीएमएल डेवलप नहीं होगी, तो बात बिल्कुल सही है। मसलन वो पानी जिसमें लहरें मौजूद हैं, समंदर का पानी है, दरिया का पानी है, इसमें बॉडी तैर रही होगी तो ग्रेविटी जो है शिफ्ट होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है, तो पीएमएल डेवलप ही नहीं हो सकती। पीएमएल को एक स्टैटिक बॉडी चाहिए जहां पर ग्रेविटी अपना काम करे और फिर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाए, ठीक है। तो स्टिल वाटर में तो फिर भी हो जाएगी, और मूविंग वाटर में नहीं होगी। तो ये 4-5 कंडीशंस और इसके मुताबिक पीएमएल का पैटर्न। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ पीएमएल, इस पर बात कर लेते हैं कि पीएमएल कितना ज्यादा फैलेगा या कितना कम फैलेगा, ये कौन कौन सी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। नंबर 1, वो ब्लड की मिकदार जो सर्कुलेशन में है। फर्ज करो एक पेशेंट है वो एनीमिक था, मर गया, उसमें पीएमएल आप क्या समझते हैं, क्या बहुत ज्यादा डेवलप होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। कम ही होना चाहिए कम डेवलप भाई, होगा। खून ही कम है उसके जिस्म में, ठीक है। तो यस सर। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन सर्कुलेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, एक ये बात हो गई। लेंथ ऑफ टाइम ब्लड रिमेन्स फ्लूइड आफ्टर डेथ, मसलन मरने के बाद फ्लूइडिटी उसकी मेंटेन रही ब्लड की या नहीं। मसलन व्हेन टोटल ब्लड वॉल्यूम इज डिक्रीज, अगर ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा किसी भी कंडीशन की वजह से, ठीक है, तो पोस्टमार्टम लिविडिटी कम होगी और सिर्फ विजराज में होगी, ठीक है। पेरिफेरी की यस तरफ सर। आउटर सरफेस पर कम होगी। अच्छा, इंटरनल भी पीएमएल डेवलप हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, कुछ विजराज में। ऐसे ही अगर फ्लूइडिटी of blood at autopsy depends on the concentration of fibrinolysin and rate of intravascular coagulation after death। अच्छा, fibrinolysin आपको पता है क्या चीज है? क्या चीज है भाई, बताइए। ये लफ्ज सुना हुआ होगा आपने फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में। फिब्रिनोलाइसिन क्या होता है? सर ब्लड वेसल्स का टूटना। क्या चीज, दोबारा बोले। ब्लड सेल्स जो होते हैं उसका टूटना। टूटना, ठीक है। और फिब्रिनोलाइसिन किसे कहते हैं? अरे भाई कॉमन सी बात है, फाइब्रस टिश्यू को तोड़ने वाला एंजाइम, ये एंजाइम है फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। यस सर। तो फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ फिब्रिनोलाइसिन। फिब्रिनोलाइसिन की मिकदार पर डिपेंड करता है कि उसकी पीएमएल कितनी। अब वो ऐसे है कि एक पेशेंट है, वो खाता था
डिस्प्रीन, ठीक है, कार्डियक पेशेंट था और वो डिस्प्रीन उसको एडवाइस की हुई थी और मर गया। अब बताइए इसमें पीएमएल कैसी डेवलप होगी, सोचिए जरा जी। अरे भाई कुछ दिमाग लड़ाओ, खामोश क्यों बैठ जाते हो, कुछ तो बोला करो, तुक्का ही मारो, गलत बोलोगे जी। एनीबॉडी? हाई डेवलप हुई होगी बहुत ज्यादा, लॉजिक क्या बनती है? क्योंकि सर क्लॉट्स बहुत ज्यादा बन गए होंगे जिनकी वजह से ब्लड थिक हो चुका होगा बहुत ज्यादा। ये कौन बोल रहा है, जरा नाम बताओ अपना। समीन। समीन, तुमने तुक्का तो मारा लेकिन थोड़ा लॉजिक गलत कर दी तुमने। मैंने केस बताया है डिस्प्रीन के यूज का। डिस्प्रीन क्लॉट बनाती है या घुलाती है? अच्छा तो सर अगर वो घुलाती होगी तो फिर बहुत ज्यादा वो हो सर जाएगा। ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है। भाई डिस्प्रीन जो एक्स्ट्रा है ब्लड को और नैरो कर बंदा देती है। था, डिस्प्रीन खाता था, फिर मर गया किसी भी वजह से। अब हम बात कर रहे हैं कि पीएमएल उसमें बहुत ज्यादा होगी या कम होगी। इन्होंने कहा ज्यादा होगी। सही है, जवाब बिल्कुल सही है। और उसका रीजन ये है कि फ्लूइड के अंदर फिब्रिनोलाइसिन की मकदार कम होगी ब्लड में। ओके ओके सर। डिस्प्रीन ने तो मौका ही नहीं देना ना। डिस्प्रीन का काम ही यही है कि क्लॉट्स को कम रखना, क्लॉट्स को बनाने वाले एंजाइम्स को कम रखना, इवन प्लेटलेट्स को चिपकने नहीं देना। ये आपको पता होना चाहिए ना भाई डिस्प्रीन के क्या इस्तेमाल आते हैं, ठीक है। यस तो सर। फिर फ्लूइड होगा, Yes, यानी sir. पानी की तरीके से खून उसका होगा, खून पतला होगा सादा अल्फाजों में, और पतला खून जल्दी जल्दी से इखराज करेगा और वो पीएमएल की शक्ल इख्तियार करता चला जाएगा, ठीक है। ओके सर। आई बात Okay, समझ yes, में? sir. अब इसी के बरक्स एक ऐसा पेशेंट है जिसके जिस्म में क्लॉट ही क्लॉट बन गए, वो उसी से मर गया, क्लॉट से मर गया। एक कंडीशन होती है डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, डीआईसी, डिक, ठीक है, डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी। अब उसमें डेथ ही क्लॉट से होती है, तो अब इसमें पोस्टमार्टम लिविडिटी कैसी डेवलप होगी, कम या ज्यादा? इसमें कम होगी। इसमें कम होगी, ठीक यस है, सर। वेरी नाइस, कम शाबाश होगी। शाबाश, ठीक है, है। ओके ओके। अच्छा नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, कलर ऑफ पीएमएल, यानी कलर कैसा होता है। अब एक जनरल सी बात सुन लो पहले। जनरल स्टेटमेंट ये है कि पीएमएल डिस्कलरेशन ऑफ स्किन है ड्यू टू extravasation of blood from the toneless capillaries into the tissues following the gravity, ठीक है। अब खून का कलर क्या होता है सर रेड। यार? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। डार्क रेड। क्या आप में से किसी का और है क्या? नहीं सबका सर, ही रेड रेड। होता है, रेड। ठीक है। अब जब रेड कलर एक नेचुरल कलर है ब्लड का, तो आप क्या समझते हैं कि पीएमएल का कलर क्या आ रहा होगा? सर पर्पल टाइप। सर कलर आ रहा होगा। पर्पलिश रेडिश ब्लूइश, इसी तरीके का डार्क आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि Yes, sir. स्किन के नीचे है सारा ब्लड बाहर नहीं आ गया है, ठीक है, स्किन को फाड़ कर कोई बाहर नहीं आ गया है। अच्छा, चंद ऐसी कंडीशंस हैं, चंद कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं जिनमें पीएमएल का कलर वेरी कर सकता है। मसलन एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया मैंने बताया था क्या होता है। अब समरीन तुम नहीं बोलो, कोई और बोले। Death due to respiratory शाबाश, problems. ये कौन बोला? हफ्सा। Hafsa. Yeah. चलो ठीक है, गुड। डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसमें ब्लड का कलर निस्बतन, जो पीएमएल के ब्लड की बात कर रहा हूं, निस्बतन नीलाहट लिया हुआ होगा, इंटेंसली ब्लूइश और वायलेंट और पर्पल, ठीक है। यस सर। ये एक डिफरेंस आएगा। एनीमिया के केस में क्या होगा? पेल होगा सर। इसमें भी खून की कमी है,
ठीक है, तो इसमें भी ब्लूइश होगा या ब्लूइश पिंकिश होगा, हल्का सा। अच्छा, अब एक बिल्कुल डिफरेंट केस, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको बताया था, ये बहुत ज्यादा खतरनाक गैस होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक गैस है, ये मेट हीमोग्लोबिन बनाती है बड़ी तेजी से। तो इसके अंदर जो पीएमएल का कलर होगा वो चेरी रेड होगा, ब्राइट चेरी रेड। अब चेरी देखिए आपने? यस सर। Yes, sir. देखिए. Yes, शोक sir. सुर्ख रंग कहते हैं इसको, शोक सुर्ख रंग, इस तरीके से पीएमएल होगा। इसी तरह से पोटेशियम साइनाइड है, उसमें पिंक कलर का होगा। फिर कोल्ड या बर्निंग है, ठंडक से मर गया या जलकर मर गया, उसमें भी चेरी रेड होगा। फिर पोटेशियम क्लोरेट की पॉइजनिंग अगर हो गई तो उसमें चॉकलेट ब्राउन कलर का होगा, ये थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट कलर है। फास्फोरस पॉइजनिंग हो गई है, फास्फोरस पॉइजनिंग जो है वो अमूमन ये जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह पी लेते हैं ना, या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हो रहा है और पेस्टिसाइड का स्प्रे हो रहा है, किसान कर रहे होते हैं खेतों में और वो बेचारे खुद ही बेहोश हो गए या उनके किसी फैमिली मेंबर्स कोई हादसा हो गया तो मौत हो जाती है, तो उस केस में पीएमएल कैसा होगा? डार्क ब्राउन होगा। नाइट्राइट पॉइजनिंग में रेड ब्राउन होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग में ब्लूइश ग्रीन होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की पॉइजनिंग कहाँ होती है अमूमन, तो बता सकता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये गैस होती है, नाम सुना होगा आपने केमिस्ट्री में। यस सर। जी Yes, sir. कहाँ होती है? सोर्सेस क्या है H2S की? नेचुरल सोर्सेस क्या है भाई? कराची वालों को तो पता होना चाहिए, कितने गटर उबल रहे होते हैं, जो बदबू होती है गटरों की वो, जी वो H2S की वजह से होती रेस्पिरेटरी है। और सीएनएस वगैरह पे अटैक करेंगी, ब्रेन एंड। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसके अंदर जो पीएमएल है वो ब्लूइश ग्रीन कलर की, ये खास बात है। तो ये पॉइजनिंग किसे हो सकती है, कोई बता सकता है? किसी सर खास ये शख्स को हो सकती है? यस सर, स्पेशली Yes, sir. किसको? जो का काम करते हैं वगैरह सर। सर जोर से अस्थमा बोलो। जो के साफ पेशेंट। करते हैं. हाँ ना ना, सर, गटर साफ वो करने लोग वाले जो जो होते हैं। गटरों के पास रहते हैं, गटर. जिनके घर नालों के पास होते हैं। जी सर। गुजर नाला कराची में बड़ा मशहूर है, यहाँ की आबादी में जाके देखें, उनको पॉइजनिंग होती होगी माइल्ड ग्रेड। यस सर। जी, सर्वे अगर आप करें ना जरा सा, कम्युनिटी मेडिसिन तो यही है ना, आप सर्वे करें इस कम्युनिटी में जो नालों के पास रह रहे हैं, देखें उनमें कितनी बीमारियां निकल के आती हैं। और ये जो जमादार होते हैं भंगी, जो गटर खोलते हैं, अब एक जमादार गटर खोलने के लिए गटर में कूद गया है, निकल कर आ गया, बड़ी अच्छी बात है। जिंदगी और मौत का जोखिम उठाता है वो शख्स, और हम उसको सिर्फ 200 रुपए देते हैं गटर खोलने के। Yes, sir. ये बिल्कुल. तो 2 लाख रुपए भी कम है सरकार, वो अपनी जान पर खेल कर गया है। दूसरी बात, ये काम आप और मैं कर नहीं सकते, मैं और आप बिल्कुल सर। को ये जरा गटर खोल के बता दे और उसमें गटर में उतर के बता दे कितना टॉक्सिक मटेरियल उसके नाक कान हलक में जाता होगा, और गैसेस कितनी है गटर में। तो और खुदा खासा वो मर गया तो फिर यही होता है, उसमें पीएमएल की फाइंडिंग जो है वो ब्लूइश ग्रीन होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इस केस सिनेरियो भी समझा दिया कि H2S गैस फाइनली किन लोगों में उसकी पॉइजनिंग हो सकती है, या जो रेजिडेंस है ऐसी जगहों पर उनके अंदर पॉइजनिंग हो सकती है, या लैब के अंदर अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें H2S प्रोड्यूस हो रही है तो उधर लैब में भी पॉइजनिंग हो सकती है। लैब में तो कई किस्म की पॉइजनिंग हो सकती हैं। लैब के प्रिकॉशंस हमेशा याद रखें, लैब में जब भी जाएं दुआ पढ़कर जाएं, और खास तौर पे वो एक्सपेरिमेंट जिनमें एसिड्स पे डील हो रहा हो, एसिड्स इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत एहतियात करनी चाहिए। किसी वक्त भी अल्लाह ना करे कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। प्रिकॉशंस, अपने गैजेट्स, अपनी प्रिवेंटिव गियर्स जो है वो जरूर होने चाहिए। लैब कोट ही नहीं पहनते हम हमारे बच्चे, और जो सर कि मास्क खतरनाक बात है, पहनते गॉगल्स नहीं पहनते, ग्लव्स नहीं पहनते। बहरहाल, अच्छा ओपीएम पॉइजनिंग देख लीजिए। ओपीएम क्या है? अफ्यून। ठीक है, तो अफ्यून का कलर कैसा होता है? किसी ने देखी सर अफ्यून? ब्लैक ब्लैकिश। जी जी,
और अफ्यूंची का कलर क्या हो जाता है? येलो सर, येलोइश उसका भी बेचारे का ऐसा ही हो जाता है ना। आपने किसी खत्म हो जाता है। कोई ऐसा अफ्यूंची देखा है जो गोरा चिट्टा हो? नो सर। नो अगर सर। अंग्रेज को भी अफ्यूम पिलाई जाएगी ना तो उसका भी कलर फेड हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। पहले होंगे पीने के बाद में। जी, तो पीएमएल भी जो है ना ब्लैकिश अपीयरेंस की डेवलप होती है। अब सोचिए कितनी खतरनाक चीज है। एनीवे, तो ये कलर्स, डिफरेंट कलर्स और उनसे डिफरेंट जो कंडीशंस है वो आइडेंटिफाई होती हैं। तो आप देख रहे हो पीएमएल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बन गई। ठीक है, यस सर। टाइम सिंस डेथ तो है ही, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न, फिर एक्सटेंट ऑफ पीएमएल एंड कलर ऑफ पीएमएल। ओके, Yes, sir. अच्छा जी, अब जरा इसको भी समझते हैं, पोस्टमार्टम लिविडिटी और ब्रूज। मैंने आपको बताया कि ब्रूज जो है, ब्रूज क्या है? सबक्यूटेनियस इंजरी है। जी बेटा जरा माइक्स बंद रखें। जी, ब्रूज क्या है? सबक्यूटेनियस इंजरी है ड्यू टू वायलेंस फोर्स, चोट लगना, नील पड़ जाना। और पीएमएल क्या है? आफ्टर डेथ ब्लड वेजल्स में लीकी हो जाती हैं और फ्लूइड शिफ्ट होकर टिश्यूज में आ जाता है। अच्छा, अब इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी कभी एक बॉडी में ब्रूज भी मिल सकते हैं और पीएमएल भी हो सकती है। तो डिफरेंस कैसे करेंगे? तो नंबर 1, अकरेंस। पीएमएल का जो साइट है वो डेफिनेटली स्किन के नीचे है, और ब्रूज की साइट कोई, या जो अकरेंस है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, और ब्रूज जिस्म के किसी भी हिस्से में पैदा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि चोट कहां लगी। ऐसे ही है ना? यस सर। यस सर। पोस्टमार्टम लिविडिटी के लिए क्या जरूरी है? वो एरिया जहां पर ग्रेविटी एक्ट कर रही हो। ठीक है, Yes, अगर sir. बॉडी लटकी हुई है तो हाथ पैरों में होगी, लेटी हुई है तो कमर के साइड पर होगी। लेकिन ब्रूज जो है वो ग्रेविटी को फॉलो नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि चोट कहां लगी। ठीक हो गया? अच्छा, Yes, sir. ये दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं, टाइम इधर खत्म हो रहा है। दोबारा ज्वाइन कीजिए, फिर मैं डिफरेंस बिटवीन पोस्टमार्टम लिविडिटी एंड ब्रूज इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं।